गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में हमने इससे पहले 3 वीडियो आपको दिए थे। इस चौथे वीडियो में हम अब बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों की। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों के संदर्भ में परिणामों की एक लंबी सूची हमें देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति का सबसे पहला परिणाम तो यह हुआ कि फ्रांस में प्राचीन काल से चली आ रही राजनैतिक शक्ति का केंद्रीकरण माने जाने वाली राजतंत्रीय व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। फ्रांस में लुई वंश, जो कि एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में जाना जाता था और विश्व में लुई वंश की शक्ति की एक मिसाल दी जाती थी, वह शक्ति पूरी तरह से तिरोहित हो गई। फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति में राजतंत्र की समाप्ति के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ, एक नए युग का प्रारंभ हुआ। यह नवीन युग जनता का युग कहलाया, अर्थात यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आधार पर नवीन शासन तंत्र की स्थापना की गई, जिसे हम आधुनिक युग में लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के शासन तंत्र के स्वरूप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र और संविधान के शासन की बात की जाने लगी। फ्रांस का शासन संचालित करने के लिए एक नवीन संविधान की रचना की गई, जिसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया और कोशिश की गई कि जनता के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों को शासन में प्रतिनिधित्व दिया जाए। फ्रांसीसी क्रांति का अगला परिणाम इस रूप में हमें देखने को मिलता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के समाज को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व जहां फ्रांस में सामाजिक वर्गीकरण के अंतर्गत उच्च वर्ग और निम्न वर्ग पाए जाते थे, जिसमें उच्च वर्ग साधन संपन्न, सुविधा संपन्न और अधिकार संपन्न था, जबकि निम्न वर्ग को कोई सुविधा, कोई अधिकार और कोई सुरक्षा नहीं प्राप्त थी, जबकि निम्न वर्ग ही सारे करों की अदायगी करता था। इस व्यवस्था को समाप्त करके फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में एक नवीन सामाजिक संरचना का गठन किया, जिसके अंतर्गत उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का अस्तित्व समाप्त हो गया और फ्रांस में समानता के आधार पर सामाजिक संरचना की स्थापना हुई। यह सामाजिक संरचना मध्यम वर्ग से युक्त थी। यह मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग था। यह मध्यम वर्ग बौद्धिक वर्ग था। यह मध्यम वर्ग अपने बौद्धिक विकास के आधार पर, अपने बौद्धिक विकास की क्षमता के बल पर अपनी आजीविका का संचालन करता था। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि फ्रांस में आर्थिक प्रगति के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए। इसके अंतर्गत किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया गया। वे किसान जो भूमि के व्यवस्था के अंतर्गत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते थे, अब उन्हें भूमि का स्वामी बनाया गया। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है वह यह था कि फ्रांस में एक नवीन आर्थिक युग की शुरुआत हुई। फ्रांस में
व्यापार वाणिज्य का जो अधिकार सीमित लोगों के पास में था, अब उसे व्यापक बनाया गया और जन सामान्य को भी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के अधिकार दिए गए। इसके अलावा जो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे आधारभूत परिणाम माना जाता है वह फ्रांस के आर्थिक विकास के युग के प्रारंभ को माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस निस्संदेह एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में एक नवीन परिवर्तन को दृष्टिगत किया जा सकता है। यह नवीन परिवर्तन फ्रांस की आर्थिक प्रगति के युग की शुरुआत के रूप में था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई और आर्थिक विकास के इस नए युग ने फ्रांस में एक नवीन आर्थिक व्यवस्था का श्रीगणेश किया और फ्रांस को औद्योगिकरण के युग में प्रवेश दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब फ्रांस एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के लिए आगे चल पड़ा और फ्रांस की यही औद्योगिक प्रगति फ्रांस की आर्थिक प्रगति का आधार बनी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए, उन्होंने फ्रांस के स्वरूप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और अब फ्रांस एक राजशाही का प्रतीक न होकर के जनतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक बन गया और साथ ही साथ अपनी इस जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उसने आर्थिक प्रगति के नए इतिहास का श्रीगणेश किया।